welcome to my channel Learning Life, and today we will read poem Porus and his elephant. Okay, I think you all are familiar with the battle which was fought between Porus and Alexander. This battle was fought in 326 BC. Okay, and in this battle Porus was injured very badly, and his elephant sacrificed his life for the sake of his master. So we will read this poem and know about the Porus and his elephant. Okay, so let's start. The name of poem is Porus and his elephant, and this is written by Mary Dobson. Okay, in first stanza, poet is saying, "Hear ye a tale of the days gone by, days whose recording is short and scant. This is the tale that can you never die, told of a king and his elephant." Okay, first of all, we will underline some words. Okay, we will read the meaning of some words. Okay, ye means you. Okay, here ye means you, and scant means which is not written. Okay, not written. And tale means story. So let's start. Here poet is saying, "Hear ye a tale of the days gone by." सुनो तुम एक कहानी उन दिनों की जो चले गए हैं। Days whose recording is short and scant, वो दिन जिनकी जो हमारे पास रिकॉर्डिंग जो डिस्क्रिप्शन जो है वो बिल्कुल शॉर्ट है और स्कैंट है। इट मीन्स कि हमें उस टाइम का कोई जो रिटन प्रूफ है वो कम मिलता है। एंड दिस इज द टेल दैट कैन नेवर डाई, और ये ऐसी स्टोरी है, ऐसी टेल है जो कभी भी नहीं मर सकती। इट मीन्स कि ये हमेशा याद रखी जाएगी। टोल्ड ऑफ अ किंग एंड हिज एलिफेंट, ऐसी टेल, ऐसी स्टोरी जो है एक किंग के बारे में और इसके एलिफेंट के बारे में। यहाँ पे पोएट कहना चाहता है पोरस के बारे में और इसके एलिफेंट के बारे में। ओके, सो वी विल रीड नेक्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम. ओके, इन सेकंड स्टेंजा पोएट सेज, आउट ऑन द प्लेन्स where the water go. प्लेन मीन्स मैदान. ओके, प्लेन मीन्स मैदान. यहाँ पे पोइट्स कहते हैं कि जो मैदानों के बाहर, वेयर द वाटर गो, जहाँ पे जल की धारा, वाटर मीन्स जल की धारा, पानी की जो धारा है वो जाती है। आउट ऑन द बैंक्स ऑफ द झेलम वाइड, झेलम इज अ रिवर. ओके, झेलम इज अ नेम ऑफ रिवर. तो यहाँ पे पोइट्स कहते हैं कि झेलम जो बहुत ही चौड़ी है, वाइड है. ओके, जो वाइड रिवर है झेलम, तो उसके बैंक मीन्स किनारा, उसके किनारे के बाहर पोरस द किंग वेंट टू मीट हिज फो. फो मीन्स दुश्मन. ओके, फो मीन्स दुश्मन. तो यहाँ पे पॉइंट कहते हैं कि जो पोरस है, जो किंग है एक, वो अपने दुश्मन को मिला. ओके, पोरस द किंग इन हिज बैटल प्राइड. अब जो पोरस है, ओके, वो बैटल प्राइड में है. बैटल प्राइड भी बोल सकते हो आप, युद्ध का अभिमान. ठीक है, जैसे देखिए एक जो किंग होता है उसके पास बहुत सारा पावर है ना. उसके पास जैसे बहुत सारे सैनिक होते हैं, आर्मी होती है, पावर होती है ना. तो वो काफ़ी लोगों पर रूल करता है. उसको अपनी आर्मी पे प्राउड होता है कि मेरे पास देखो कितनी अच्छी पावरफुल आर्मी है. तो इस तरह से जो पोरस है वो अपने युद्ध के अभिमान में है. और वो कहाँ पे है इस टाइम पे, जो झेलम नदी है, जो चौड़ी वाइड जो झेलम नदी है, उसके जो प्लेन्स मैदान है वहाँ पर वो है, खड़ा है. और वो अपने जो दुश्मन है उसको मिलने जा रहा है. ओके, इन थर्ड स्टैंजा ऑफ दिस पोएम पोएट सेज, drawn up his elephant in array. अब हमने लास्ट स्टैंजा में पढ़ा कि कैसे जो पोरस है वो बैटल प्राइड में है, झेलम की एक साइड पे खड़ा है.
जहाँ पे प्लेन्स एरिया हैं, जहाँ पे जल की धारा बह रही है, वाटर गो हो रहा है। ओके, और इस स्टैंजा में अब अलेक्जेंडर के बारे में बताया गया है कि उसकी क्या पोजीशन है। ओके, ड्रॉन अप हिज एलिफेंट इन अरे। अब जो अलेक्जेंडर है उसने अपने जो एलिफेंट्स हैं, आपने देखा होगा जो ओल्ड मूवीज में कि कैसे जो किंग जब उनमें फाइट होती है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, 2 आर्मीज होती है। तो वहाँ पे किंग होता है, ठीक है, कुछ उसकी आर्मी जो हॉर्सेस पे होती है, कुछ उसकी आर्मी जो है बड़े बड़े एलिफेंट्स पे होती है, कुछ जो है वैसे ही ऑन फुट चलते हैं, है ना, आप अपने वेपन्स वगैरह लेके। तो उसी तरह से यहाँ पे बताया गया है कि ड्रॉन अप इज एलिफेंट इन अरे। अरे होता है एक लाइन में, ठीक है, अरे, ठीक है। तो यहाँ पे पोइट कहते हैं कि अपने एलिफेंट्स को एक कतार में, अरे मीन्स अ लाइन, एक लाइन में उसने लगाया हुआ है, स्टैंडिंग इन स्टेट एंड इन अनब्रोकन रैंक। अनब्रोकन रैंक बोल सकते हो, अटूट, और रैंक मीन्स क्रम, कि उसके जो एलिफेंट्स हैं, जो लाइन है एलिफेंट्स की, है ना, तो वो क्या है, बिल्कुल एक सीधी एक लाइन बनी हुई है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो है वो एलिफेंट्स खड़े हैं वहाँ पर। वाइल अलेक्जेंडर द ग्रेट फॉर फ्रे, जहाँ पर जो अलेक्जेंडर है, फ्रे मीन्स हमला, ठीक है। तो जो अलेक्जेंडर है तो वो हमला करने के लिए आया है वहाँ पे। लैडअप, लैडअप होता है अपनी जैसी आर्मी का नेतृत्व करते हैं, ठीक है, वो अपनी आर्मी को लीड कर रहा था। हिज ट्रूप्स, ट्रूप्स में उसकी आर्मी, ऑन द अदर बैंक। तो फर्स्ट जो हमारा सेकंड स्टैंजा था, प्रीवियस स्टैंजा था, उसमें पोएट ने बताया कि जो हमारा जो कोरस है वो किस तरह से एक साइड पर है झेलम बैंक के, और इस जो स्टैंजा है उसमें ये बताया है कि जो अलेक्जेंडर है वो अपनी पावरफुल जो उसकी आर्मी है, ठीक है, उसके साथ खड़ा है, उसमें एलिफेंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग एलिफेंट्स हैं, उसकी जो ट्रूप्स हैं, तो वो उनको लीड अप कर रहा है। ओके, और साथ में क्या है कि उसके जो एलिफेंट्स हैं वो एक अरे में, ठीक है, अरे मीन्स एक बड़ी सी लाइन है, उसमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक है। तो इस तरह से जो अलेक्जेंडर है उसकी आर्मी जो है, उसकी पावर जो है उसको शो किया गया है थर्ड वाले स्टैंजा में। नेक्स्ट अब हम फोर्थ स्टैंजा रीड करेंगे। Okay, in fourth stanza we will read, first rate the fight, it was hard to tell. अब यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जब उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हुआ, ओके, जब उनके बीच में युद्ध स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, फर्स्ट, फर्स्ट होता है भयंकर, बहुत ज्यादा टेरेबल, रेट होता है क्रोध होना, और बड़े गुस्से के साथ, बड़े भयंकर तरीके से उनमें फाइट स्टार्ट हुई, एंड इट वाज हार्ड टू टेल, जिसको बताना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इट इज वेरी हार्ड टू टेल कि कितना भयंकर युद्ध हुआ उन दोनों के बीच में। व्हाट वुड betide, betide means what will happen in future, ओके, ये बताना मुश्किल था कि अब होगा क्या, नेक्स्ट टाइम में होगा क्या, इतना भयंकर उन दोनों में युद्ध हुआ। एंड दे फॉट द मोर, और वो और ज्यादा लड़े, दे फॉट मोर मीन्स वो और लड़े, टिल फ्रॉम हिज एलिफेंट, जब तक, टिल मीन्स जब, फ्रॉम हिज एलिफेंट सडन फेल, जब वो अचानक से अपने एलिफेंट से गिर गया, फेल मीन्स गिरना। पोरस द किंग हु वाज बाउंडेड सो, अब गिरा कौन, यहाँ पे बताया कि दोनों के बीच में युद्ध भयंकर हुआ, बहुत ज्यादा क्रोध के साथ, बहुत ज्यादा टेरिबली उनके बीच में फाइट हुआ, जिसको के बयान कर पाना, जिसके बारे में बताना बहुत ज्यादा हार्ड टू टेल है। तो उनके बीच में युद्ध चलता रहा, वो और लड़े, और फिर क्या हुआ कि अचानक से, सडनली क्या हुआ कि जो पोरस था, जो किंग पोरस है, वो अचानक से एलिफेंट से नीचे गिर गया। Who was wounded sore, wounded होता है जख्मी होना, ठीक है, बहुत बुरी तरह से जो जख्मी हो गया और नीचे गिर गया। ओके स्टूडेंट्स, we will read fifth stanza of this poem, पोरस एंड हिज एलिफेंट। हमने देखा कि कैसे पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में फाइट होती है, ओके, और जो पोरस है वो सडनली अपने एलिफेंट से नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो अब ये जैसे कि इस पोएम का नाम है पोरस एंड हिज एलिफेंट, तो उसके एलिफेंट के बारे में बताया गया है। तो अब जो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है पोएम का, वो बेसिकली पूरा जो है वो एलिफेंट पे जो कॉन्सेंट्रेटेड है उसको हम देखते हैं। जैसे ही पोरस नीचे गिरता है, then did the elephant, faithful beast, for his defense play a gallant part. जैसे ही पोरस जमीन पर गिरता है
एलिफेंट जो कि एक फेथफुल बीस्ट है ना, जैसे डॉग है वो भी फेथफुल होते हैं, तो एलिफेंट जो था वो भी उसका फेथफुल था। बीस्ट मीन आप उसको जंगली जानवर बोल सकते हो, ठीक है। फॉर हिज डिफेंस प्ले अ गैलेंट रोल। गैलेंट होता है फुल ऑफ करेज, ओके, पार्ट एक हिस्सा। तो उसने एलिफेंट ने अपना एक बहादुरी भरा कारनामा दिखाया। स्टैंडिंग अबव हिम, अब जो एलिफेंट ने क्या किया, जैसे ही पोर्टर जमीन पर गिरा तो एलिफेंट उसके ऊपर आके खड़ा हो गया, ओके। लेस्ट एवर द लीस्ट, जितना भी वो झुक सकता था, ठीक है, वो झुका। हार्म शुड असेल हिम, ताकि वो किसी भी तरह से उसको हार्म ना पहुंचा सके। असेल मींस हार्म, ठीक है, ताकि उसको किसी भी तरह की चोट ना लग सके। फ्रॉम ब्लो और डार्ट, अब ब्लो और डार्ट क्या हो गए, ब्लो। अब देखो आपको पता है कि पहले जो हमारे पहले टाइम में जब बैटल्स होती थी, है ना, तो वो किससे होते, तीर कमान होते थे, तलवारें होती थी, है ना, फिर भाले होते थे, उनसे होती थी। तो इसी तरह से उस टाइम पे क्या हो रहा था, ब्लो, ठीक है, तलवारें चल रही थी, तीर कमान चल रहे थे, है ना, तीर ब्लो हो गए हमारे, तीर डार्ट होगी, जैसे नेजे वगैरह हो गए, है ना। तो उससे बचाने के लिए जो एलिफेंट था वो जितना भी उसको झुक सकता था उसके ऊपर झुका, ताकि वो अपने मालिक को प्रोटेक्ट कर सके। तो इस तरह से अपना जो अपना गैलेंट पार्ट था, ठीक है, गैलेंट पार्ट तो बहादुरी वाला जो काम था उसने किया, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि एक जो बीस्ट एनिमल है, एलिफेंट क्या है, बीस्ट एनिमल है, उसको हम घरों में तो पालते नहीं है ना। तो ये जो एलिफेंट है तो वो भी उसने क्या किया, वो अपने मास्टर्स के टूवर्ड्स क्या है, वो फेयरफुल है। तो उसने अपनी फेयरफुलनेस कैसे शो की, उसने अपनी करेज कैसे शो की, उसने अपने मास्टर को सेव कैसे किया, वो हम इस पोएम में पढ़ेंगे, ओके। तो आगे हम नेक्स्ट स्टैंजा जो है वो रीड करेंगे, ओके। वी विल रीड sixth stanza of this poem. Trumpeting loudly to held at bay, foremen with arrow or spear or sword challenge them all to approach their prey, dare them to injure his wounded lord. Okay, अब हम इसकी ट्रांसलेशन देखेंगे, डिफिकल्ट वर्ड देखेंगे। ट्रम्पिंग, ट्रम्पिंग मीन्स होता है चिंघाड़ना। आप सबको पता है जो एलिफेंट है वो साउंड क्रिएट करता है, जो वो गुस्से में होता है, जोर जोर से चिंघाड़ता है, उसको ट्रम्पिंग बोला गया है। लाउडली मीन्स जोर से। हेल्ड एट बे मीन्स टू कीप अवे, हेल्ड एट बे मीन्स टू कीप अवे। फॉरमैन, अब फॉरमैन जो है वो टू वर्ड से बना है। फॉर मीन्स आगे, फ्रंट वाले, और मैन मीन आगे। जो सेना में आगे वाले जो आदमी आगे खड़े थे उनके लिए वर्ड यूज हुआ है। विद एरो, जिनके पास एरोस थे। स्पेयर, स्पेयर होते हैं भाले। स्वॉर्ड होती हैं तलवारें, ये आपको पता है। चैलेंज देम ऑल टू अप्रोच, चैलेंज मीन्स होता है किसी को चैलेंज देना, चुनौती देना। अप्रोच होता है पहुंचना, ओके। देयर प्रे, प्रे मीन्स शिकार। एक होता है PRA बाय प्रे, प्रे होता है प्रेयर वाला, ये प्रे है हमारा शिकार वाला। डेयर, डेयर मीन्स होता है चुनौती देना, ठीक है, चुनौती देना। them to injure his wounded lord, lord मीन्स क्या होता है, मालिक और मास्टर। अब यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जो एलिफेंट था, ओके, तो वो ट्रम्पिंग करने लगा, जोर जोर से चिंघाड़ने लगा। टू हेल्ड एट बे, ताकि वो उसको दूर रख सके। फॉरमैन विद एरो और स्पेयर टू स्वॉर्ड, जो उनके आगे खड़े सैनिक थे, ठीक है, उनको उनके पास क्या थे, तीर थे, तलवारें थी, भाले थी, तो वो उनसे उसको दूर रख सके, अपने मालिक को दूर रख सके, ठीक है, जो उसका मास्टर था पोरस, ठीक है। एंड चैलेंज देम ऑल टू अप्रोच देयर प्रे, और उनको चैलेंज किया, जोर से चिंघाड़ा हो और उनको चैलेंज किया कि वो उसके मालिक तक उसको पहुंच के दिखाए, ठीक है। एंड dared them to injure his wounded lord, और उन्हें ये भी चैलेंज किया कि वो उसको उसके जो मालिक है, मास्टर है, उसको जख्मी करके बताए, वाउंडेड करके बताए। तो इस जो स्टैंजा है, ये वाला जो स्टैंजा हमारा 6th स्टैंजा है, यहाँ पर जो एलिफेंट है उसकी करेज के बारे में बताया गया है। और उसने जब उसका जो मास्टर था वो इंजर्ड था, अनकॉन्शियस हो गया था, तो उस टाइम पे उसने अपने मास्टर को कैसे सेव किया,
वो सब कुछ इसमें बताया है कि उसने कैसे डेयर किया, जो जो चिंखाड़ा, उनको डराया, जो फॉरमैन थे, जो सामने वाले जो सैनिक थे वो खड़े थे उसको मारने के लिए, ताकि उसको मार सके उसके मास्टर को। तो ये सब किसने किया, सब कुछ एलिफेंट ने किया टू सेव हिज मास्टर। ओके, तो उसकी करेज जो है उसको यहाँ पे बताया गया है स्टैंजा में। नेक्स्ट हम स्टैंजा पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे जो एलिफेंट है उसने अपने मास्टर को करेजली सेव किया और अपनी लाइफ को कैसे उसने सेक्रीफाइस किया। ओके ओके स्टूडेंट्स, वी विल रीड 7th stanza of this poem, Porus and the Elephant. Then at the last with his mighty trunk, mighty means बहुत बड़ी and trunk means soon. Okay, lifted him tenderly on his head. Lifted means उठाना. Okay, tenderly बड़ी ही कोमलता के साथ, on his head अपने सर के ऊपर, bore him in unconscious faintness, sunk. bore means होता है उसको, जैसे बेयर किसी चीज को करना है ना, सेंड करना, तो वैसे उसे बेयर किया उसने, अनकॉन्शियस फेंटनेस, सम। वो जो था, जो पोरस था वो अनकॉन्शियस था, अनकॉन्शियस नेश की पोजीशन पे था, ठीक है, तो उसे वहां से उठाया उसने, वेयर ही कुड रेस्ट विदाउट फियर और डेथ। ओके, तो उसने ये परवाह किए बिना कि उसे डरना है या फिर वो मर सकता है, तो यहाँ पे हम इसकी जो ट्रांसलेशन है वो कर लेते हैं। Then at the last with his mighty trunk lifted him tenderly on his head. तब एलिफेंट ने बड़ी टेंडरली, बड़ी कोमलता के साथ अपने मास्टर को, पोरस को अपनी माइटी ट्रंक से उठाया। ओके, फिर अपने सर पर बिठाया उसे, bore him in unconscious faintness, sunk, और उसे अनकॉन्शियसनेस की स्टेट में वो उसे उठाकर लेके गया, मतलब बेहोशी की हालत में, वेयर ही कुड रेस्ट विदाउट फियर और डेथ। ये परवाह किए बिना कि वो मर सकता है या फिर किसी डर के बिना उसको वहां से लेकर चला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, वी विल रीड लास्ट stanza of this poem. Ah, these dumb things that but cry and paint, they too can love, for God made them so. Porus was saved, but his elephant died from his wounds. Thus the legend go. Okay, तो सबसे पहले हम डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग कर लेते हैं। डम मीन्स होता है गूंगा या जो बोल नहीं सकते हैं। पैंट मीन्स होता है हाफना। क्राई मीन्स चिल्लाना। एंड लेजेंड मीन्स दंत कथाएं या लोक कथाएं। ओके, of these dumb things that but cry and pant. अब यहाँ पर पोएट कहते हैं कि ये जो बेजुबान जानवर है, बेजुबान जो एलिफेंट है वो क्या बेजुबान है, वो बोलकर अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, तो उसे डम बोला गया है। तो ये जो बेजुबान जानवर हैं वो चिल्ला तो सकते हैं, है ना, वो पैंट तो कर सकते हैं, हाँफ सकते हैं, चिल्ला सकते हैं। They too can love, for God made them so. वो प्यार भी कर सकते हैं क्योंकि भगवान ने उन्हें ऐसा ही बनाया है। पोरस वाज सेव, तो इस तरह से एलिफेंट जो है पोरस का, वो अपने जो मास्टर को सेव कर लेता है। बट हिज एलिफेंट डाइड फ्रॉम हिज वुंड्स, लेकिन क्या होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रहार हो जाते हैं, है ना, बोस के, एरोस के, तो फिर क्या होता है कि वो जख्मी हो जाता है ना, तो ज़्यादा जख्म होने की वजह से द लेजेंड, तो क्या होता है उसकी डेथ हो जाती है, जैसा कि लेजेंड्स में बताया गया है। लेजेंड्स होता है आप बोल सकते हैं लोक कथाएं, ठीक है, जिसका रिटर्न में प्रूफ कम मिलता है लेकिन उसके बारे में हमने लोगों के मुंह से सुना होता है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि this is a poem based on Porus and his elephant, and his elephant saved his master in the battlefield and play an important role, okay, and show his courage in the battlefield, okay. And this is taken from a ballad. Ballad means which is told in verse, okay, जिसे हम गा कर बोलते हैं, ठीक है, जैसे आप
स्टेट्स, छोटे छोटे प्लेसेस में जाते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ ब्रेवरी वाले बैलेट्स होते हैं, ब्रेवरी वाली जो, ठीक है, बहादुरी वाली जो कथाएं हैं जिनको हम गा कर बोलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ पोएम जो है बोलते हैं, उनको हम बैलेट बोलते हैं। तो ये बैलेट में से लिया गया है जो पोरस एंड एलिफेंट है। ओके, दिस इज अ शॉर्ट पार्ट ऑफ पोरस and his elephant. Okay, and it is written by Mary Dobson. I hope you all understood this poem very well. Thanks and have a nice day.